मुझे अपने पूरे जीवन भर केमिस्ट्री नामक सब्जेक्ट से डर लगता रहा, लेकिन मैंने लास्ट में जब कुछ चीजें समझने की कोशिश करी तो उसमें से एक कंसेप्ट बड़ा ढंग से समझा है, जो बाद में मुझे पता चला कि किताबों से अलग इसे शुद्ध देसी तरीके से समझा जाए तो हम बहुत सारी चीजें इससे कवर कर सकते हैं। उसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं, एक ऐसी देसी जुगाड़ है जिसकी मदद से हम तौली हुई चीजों को गिन सकते हैं। समझना कैसे? जैसे आप मान के चलिए दुकान पे से चीनी लेके आ रहे हैं, तो चीनी लेके आ रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि 1 किलो चीनी लाए, या ये कहेंगे कि 10,520 चीनी के दाने लाए? ऑब्वियसली यही कहेंगे कि वजन में तौल के लाया हूं। कोई भी जो चीजें क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तब हम चीजों को गिनने की जगह तौलते हैं और एक आइडिया लगा लेते हैं। जैसे मुझे पता हो कि चीनी के एक दाने का वजन 0.1 ग्राम है, ऐसे समझ लीजिए आप कि 0.1 ग्राम वजन है एक चीनी के दाने का। ठीक, चीनी के दाने का एक का वजन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। अब मैंने आपसे कहा कि 1 किलो चीनी में चीनी के दाने कितने होंगे, बता सकते हो? तो आप यहां पे कहेंगे 1 किलो चीनी में चीनी के दाने। अगर आप ये सॉल्व कर पाए तो आप ये भी बता सकते हैं कि फिर 10 किलो चीनी में कितने चीनी के दाने होंगे, और ये बता सकते हैं तो फिर आप 50 किलो में भी बता सकते हैं, 5 कुंटल में भी बता सकते हैं, या 100 ग्राम में कितने चीनी के दाने होंगे ये भी बता सकते हैं। तो आपने एक बार, आपको एक चीनी के दाने का वजन पता चल गया और आपने तौल करके फिर ये पता लगा लिया कि इसमें कितने चीनी के दाने उपलब्ध हैं। अब पूरी केमिस्ट्री में क्या होता है समझना जरा, कि आप मान लीजिए किसी भी दो एटम्स की, दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा रहे हैं। अब जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस उड़ रही है, क्या आप पकड़ के ऐसे गिन सकते हैं कि कहाँ हाइड्रोजन, कहाँ कितनी ऑक्सीजन? मैंने पकड़ के गिना 7,000 करोड़ ऑक्सीजन आई, ऐसे नहीं गिना जा सकता। लेकिन आपने मान लो सिलेंडर में भर के ले आए हो गैस, तो 15 किलो आपने तौल लिया, सिलेंडर है 15 किलो ब्यूटेन है, तो आप वहां वजन तौल करके, और आपको पता हो कि एक ब्यूटेन का कितना वजन है, ये कैसे पता होगा? मॉलिक्यूलर वेट से, एटॉमिक वेट से, इस हिसाब से। तो ये बिल्कुल वही चीज हो गई जैसे कि आप चीनी के दाने के वजन की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि कितनी चीनी के दाने हैं, वैसे ही आप तौल करके ये पता लगा सकते हैं कितनी गैस के मॉलिक्यूल हैं या कितने सॉलिड या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं किसी भी एक स्टेट में। आपने तौल के ये पता लगा लिया, यही कंसेप्ट मोल कंसेप्ट कहलाता है। तो ये भी एक तरीके से कि देसी जुगाड़ ही है। तो हम कहेंगे कि मोल कंसेप्ट डेफिनेशन के तौर पे भी आप चाहो तो यही लिख लें, ये एक शुद्ध देसी जुगाड़ है जिसकी मदद से हम तौली हुई चीजों को गिन सकते हैं। ठीक, तो अब हम मोल कंसेप्ट का ये फंडा समझ पाए हैं। अब इसको थोड़ा सा यहां मैं करके दिखाता हूं आपको कि 0.1 ग्राम चीनी के दाने, एक दाने का वजन है, तो 1 किलो में कितनी चीनी आएगी। देखो, अब ये मालूम है कि आपको एक दाने का वजन हो गया 0.1 ग्राम, और ऐसे अगर मैं n दाने मिला दूं तो आपका 1 किलो चीनी बन सकती है। 1 किलो चीनी यानी कि 1000 ग्राम, है कि नहीं? तो फिर एक दाने का वजन जो आ गया वो आ गया बच्चों 0.1, तो चीनी के दाने 1 किलो में कितने हो जाएंगे फिर? 1000 बट्टे 0.1 यानी कि 10,000। तो आपको ये पता चल गया कि 1 किलो चीनी में 10,000 चीनी के दाने हैं। तो इस हिसाब से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि 10 किलो चीनी में कितने चीनी के दाने होंगे? 1,00,000, है कि नहीं? हाँ, तो फिर इसी हिसाब से आप कितनी भी चीनी तौल के लाएं, आप ये बता सकते हैं कि उसमें कितनी चीनी के दाने मौजूद हैं। अब मोल में क्या है समझना, कोई भी एक एटम से पहले बात करते हैं। कोई भी एटम जो है वो मिलके बना है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से, है कि नहीं? अच्छा, किसी भी तरीके से वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकली जो वैल्यू कैलकुलेट करी है, हम उस पर नहीं जा रहे कि जी कैसे कैलकुलेट करी, और उन्होंने प्रोटॉन का जो मास बताया वो बताया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, ऐसे ही न्यूट्रॉन का जो मास बताया वो भी लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का जो मास बताया वो बताया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये मास बता दिए। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी एक एटम है, जैसे मान लो कि हीलियम का एक एटम है, तो हीलियम में ये ऐसे लिखेंगे इसको सिंबलाइज करके 2He4। ठीक, तो इसमें 2 क्या है? प्रोटॉन, और 4 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 2 है इसमें प्रोटॉन और 4 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गए। अब ये ध्यान से देखिए जरा यहां से कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उस पर पावर -31 चल रही है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे -27, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है।
मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लगभग बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन की। तो यहां से क्या समझ में आता है कि एक एटम में अगर एक एटम बना हुआ है तो ये समझ लीजिए कि उसमें दो तो प्रोटॉन आ गए और दो न्यूट्रॉन आ गए और दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और इन सबके मासेस को मैं दो गुणा करके जोड़ दूं तो क्या मुझे एक हीलियम का मास पता चल जाएगा? बिल्कुल। तो लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां पर पावर माइनस के 27 है, यहां माइनस के 31 है, तो ये माइनस के 31 पावर 27 के रिस्पेक्ट में कितनी कम है? 4, लगभग 10,000 गुना कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के मास से लगभग 10,000 गुना कम होता है। जब 10,000 गुना कम होता है तो कभी भी एक एटम का मास लिखते समय हम इलेक्ट्रॉन के मास पर ध्यान भी नहीं देते। ऐसे समझ लीजिए एक बोरा पूरी सरसों और उसमें एक दाना सरसों, ये होगा 10,000 गुना कम। तो एक बोरा सरसों हो आप तो उसमें ये नहीं देखेंगे कि एक दाना सरसों का गिर गया है, ठीक। तो ऐसे ही एक एटम का मास लिखते समय हम इन जनरल कभी इलेक्ट्रॉन के मास पर ध्यान भी नहीं देते। तो जब इलेक्ट्रॉन के मास पे ध्यान नहीं देते तो किसी भी एटम का मास लिखते समय किस पे ध्यान देते हैं? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पे। तभी तो 2He4 में 4 को मास नंबर कहा जा रहा है, क्योंकि मास नंबर में अगर आपसे मैं इस हीलियम का मास लिखवाता तो आप ये भी कह सकते थे कि 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो है बराबर और इलेक्ट्रॉन का वजन किसी काम का है नहीं, तो इसीलिए हीलियम का जो मास हो सकता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन भी कहा जा सकता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि हीलियम में 4 प्रोटॉन के जितना बराबर वजन भरा हुआ है या 4 न्यूट्रॉन के बराबर वजन भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी काम के है नहीं, ठीक। अब इससे क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको, एक्चुअली जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक पानी की बूंद जो नल में से टपक रही है, उस पानी की बूंद में लगभग 10 टू द पावर 20 एटम्स होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इतने सारे मॉलिक्यूल एक छोटी सी बूंद में हैं, तो आप इस बूंद, अगर आपके पास एक गिलास पानी भरा रखा है तो आप उसमें कभी भी नहीं पता लगा सकते कि कितने H2O मौजूद हैं। फिर आपको एक बूंद का वजन पता चल जाए तो फिर आप उस बूंद के वजन के हिसाब से एक H2O के वजन के हिसाब से, एक H2O का वजन इनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तौल के आप ये पता लगा सकते हैं कि एक बूंद में कितने H2O मौजूद हैं या फिर एक गिलास में कितने H2O मौजूद हैं। इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बूंद जी एक चीनी के दाने का वजन 0.1 ग्राम आया था, तो इस हिसाब से 1 किलो में कितने चीनी के दाने हो गए? 10,000। ऐसे ही मुझे मालूम है कि एक एटम इन चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो अब एक बात ध्यान दो कि प्रोटॉन का वजन जो ग्राम में है वो कितना हो जाएगा? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, ये किलोग्राम में है, 1000 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो ग्राम में हो गया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, है कि नहीं? हाँ, तो देखो एक प्रोटॉन का वजन ग्राम में इतना है और एक न्यूट्रॉन का वजन भी ग्राम में इतना है। तो अब और ध्यान दीजिएगा बात पे कि अगर मैं कहूं कि आपके पास ऐसे प्रोटॉन, वैसे तो प्रोटॉन ऐसे तुम कहीं से ला नहीं सकते ना, एटम को फोड़ के निकाल सकते हो, एटम ही जब तुम्हें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तुम उसे देख ही नहीं पा रहे हो। लेकिन एज्यूम करो, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कोशिश करो कि मान लो अगर आपके पास प्रोटॉन बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं हाथ में और आपने वजन तौल के देखा और उनका वजन बैठा 1 ग्राम, क्योंकि एक प्रोटॉन का तो वजन बहुत कम है, माइनस के 24 पावर चल रही है, तो 0.020 बार 0 लिखो तब 166, इतना छोटा वजन है एक प्रोटॉन का। तो 1 ग्राम में तो बहुत सारे प्रोटॉन बन जाएंगे ऐसे। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन बन जाएंगे, क्योंकि ग्राम ऐसा वजन है जिसे हम तराजू में तौल सकते हैं। ये अगर तुमने प्रोटॉन एक तराजू में रख दिया तो आपकी तराजू ज्यादा जो वजन बताएगी वो 0. सुनार वाली पे जाओगे तो ग्राम में ज्यादा 3 डिजिट तक बता देगी, है कि नहीं? लेकिन यहां तो ग्राम में कितनी डिजिट चल रही है? जी पॉइंट के बाद 23 डिजिट चल रही है, तो फिर ये बताना संभव नहीं है। तो प्रोटॉन नहीं तौल सकती आपकी कोई भी तराजू हो। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे करेंगे तो जिससे कि ग्राम में वजन आ जाए, क्योंकि ग्राम में हम तौल सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि एक प्रोटॉन का वजन है इतने ग्राम, तो फिर इस हिसाब से 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन आ जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि ऐसे ऐसे n प्रोटॉन ले लो तो 1 ग्राम वजन बन जाएगा। तो फिर इस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1/1.66 10 टू द पावर -24। इसको और सॉल्व करूं बच्चों मैं तो ये हो जाएगा, इस पावर को ऊपर भेजो तो 10 टू द पावर 24 और 1.66। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 10 × 10 टू द पावर 23 और ये पॉइंट यहाँ हटाता हूं तो इसमें ये 2 जीरो ऊपर बढ़ा देता हूं, ये हो गया 1000/166। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं
तो ये अगर मैं डिवाइड दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी n की बच्चों 6.023, इसे भागने की, और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये नंबर शायद आपने पहले कभी सुना हो, इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है मैं समझा रहा हूं आपको। ये एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर का मतलब है कि 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन आ सकते हैं। अब एक बात और समझने की कोशिश करना कि मान लो आपने वजन तोला और आपके पास है 1H1, एक हाइड्रोजन। आपके पास क्या है? एक हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में क्या क्या मौजूद है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। यही तो है हाइड्रोजन में, यही दोनों चीजें हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपने कहीं से गैस भर ली गुब्बारे में 1 ग्राम हाइड्रोजन, और 1 ग्राम आप वजन तोल सकते हैं, और हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का वजन किसी काम का नहीं, और 1 ग्राम तोला, तो आप ये तो कह सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? और यही हो गया बच्चों तरीका तौल के गिनने का। तो आपने हाइड्रोजन गैस को बिना गिने, ऐसे बिना हाथ में पकड़े हुए गिन लिया। कैसे? तौलने के आइडिया से। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको समझ में आ रही होगी। 2-4 प्रकार के क्वेश्चन और करा रहा हूं तो ढंग से क्लियर हो जाएगा। आप ये समझने की कोशिश करो कि एक प्रोटॉन का वजन बहुत कम होता है, तो 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन आ सकते हैं? इतने प्रोटॉन आ सकते हैं। और जब इतने प्रोटॉन 1 ग्राम में आ सकते हैं और हाइड्रोजन खाली प्रोटॉन से मिलकर बना है, तो मैं ये भी कह सकता हूं 1 ग्राम में इतने हाइड्रोजन आ सकते हैं। यही तरीका जो मैं आपको कह रहा था तौल के गिनने का, किसी भी गैस को, किसी सॉलिड को या लिक्विड को, इसी को मोल कंसेप्ट कह रहे हैं। मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगर आपने 5-10 मिनट तक लगातार देख के ये समझ लिया, तो ये गारंटी है कि किताब के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत बेसिक लगने वाले हैं आपको। मैं अपने जमाने में भी जब केमिस्ट्री पढ़ता रहा हूं तो इसमें बहुत स्ट्रगल करता रहा हूं, मुझे ये ढंग से समझ में आई ही नहीं बातें। अगर एक बार आ गई तो आपको केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, आगे 12th में भी सॉल्यूशन वगैरह में बहुत मदद मिलने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो काम की बातें हमने यहाँ ये पकड़ी कि प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, जो कि बहुत छोटा है, और न्यूट्रॉन का मास भी उतना ही है। ये लगभग बराबर हैं दोनों। थोड़ा सा अंतर होता है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन का। वो लास्ट में जब आप फिजिक्स में है, न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, तब तुम्हें वो ढंग से समझ में आएगा। उससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हम एग्जैक्टली ये लगभग बराबर ही मान के चलते हैं। और मैंने आपसे कहा कि 1 ग्राम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, अब इस बात को ध्यान रख लो थोड़ी देर के लिए, ऐसा समझ लो ये 1 करोड़ है। ऐसे NA कह रहे हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर। मैं आपके सामने ऐसे कह दे रहा हूं ये 1 करोड़ है। क्यों कह रहा हूं समझना ध्यान से। सोचिए कि अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन होती तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते? 1 करोड़। 2 ग्राम हाइड्रोजन होती तो 2 करोड़। 10 ग्राम हाइड्रोजन होती तो 10 करोड़। और m ग्राम हाइड्रोजन होती तो m करोड़। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ये क्या हो गया? m इंटू Na। ठीक, जितना मास और गुणा ये 1 करोड़ वैल्यू का ही, तो उतने ही करोड़ हो गए हाइड्रोजन एटम्स, है कि नहीं? अब एक बात ध्यान से समझो कि अगर मैंने हाइड्रोजन की जगह हीलियम लिया होता और हीलियम का वजन आया होता 4 ग्राम। हीलियम का कितना वजन आया होता? 4 ग्राम। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश ये करना कि हीलियम जो है 2He4 है, तो उसमें कितने प्रोटॉन बैठे? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वजन किसी काम का नहीं, तो किसका वजन काम का है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, और वो बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि एक हीलियम में 4 प्रोटॉन बैठे हैं। एक हीलियम में कितने प्रोटॉन बैठे हैं? 4। अब सोचो मैंने ले लिया ऑक्सीजन 8O16, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन बैठे हैं, या ये भी कह सकता था कि 16 न्यूट्रॉन बैठे हैं, लेकिन वजन के हिसाब से कह रहा हूं अभी सिर्फ, क्योंकि वजन तौल के ही मैं गिनना सीख रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन का वजन काम का होता नहीं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 16 प्रोटॉन है। तो या हीलियम में कह सकता हूं 4 प्रोटॉन है। अब मान लीजिए आपके पास सोडियम है, तो 11Na23, तो मैं कह सकता हूं आपके पास 23 प्रोटॉन है। बोलो कह सकता हूं कि नहीं? ठीक, अब ध्यान देना कि आपके पास, आपने तौल के देखा हीलियम, और हीलियम का वजन आया 4 ग्राम। तो इसका मतलब 1 ग्राम में कितने बैठे हैं? 1 करोड़ प्रोटॉन। तो 4 ग्राम में कितने हो गए? 4 करोड़ प्रोटॉन। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 करोड़ प्रोटॉन हुए कितने में? 4 ग्राम में। लेकिन एक हीलियम में 4-4 प्रोटॉन भरे हैं,
तो इसका मतलब हीलियम कितने हुए? 1 करोड़। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास 4 ग्राम क्या है? हीलियम। तो उसमें कितने प्रोटॉन हुए? उसमें हो गए 4 मल्टीप्लाई एन, ये 1 करोड़। ठीक, तो इस हिसाब से आप खुद सोचिए कि एक हीलियम में बैठे हैं 4 प्रोटॉन, तो फिर हीलियम कितने हुए 4 ग्राम में? तो 4 ग्राम में हीलियम्स जो आ गए वो आ गए बच्चों Na के बराबर 1 करोड़, है कि नहीं? अब ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 16 ग्राम 16 प्रोटॉन एक ऑक्सीजन में है और आपने ऑक्सीजन तोला और ऑक्सीजन बैठा 16 ग्राम, तो 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन बैठ रहा है तो आप खुद समझ जाइए कि उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो होंगे उसमें 16 करोड़, यानी कि 16 गुणा Na, इसको 1 करोड़ कह रहा हूं अभी। ठीक, और प्रोटॉन तो हुए 16 करोड़, तो ऑक्सीजन कितने हुए? ऑक्सीजन हो गए बच्चों Na के बराबर। क्या बात समझ में आ रही है? बात यह समझ में आ रही है कि जितने ग्राम मास है उतने ही प्रोटॉन मौजूद हैं। लेकिन अगर जैसा एटम है आपके पास, जैसे कि मान लो आपके पास अभी हीलियम होता, तो हीलियम में एक में उतने 4 भरे थे और जितना मास नंबर है उतने भरे हैं, तो मतलब इसका मतलब आप उतने जोड़े बनाते जा रहे हैं। तो जितना भी मास आपने तोला, तो किसी भी जो कोई भी गैस है, कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे आपके पास H2O होता, ऐसा समझ लीजिए आपके पास H2O होता और H2O होता आपके पास 108 ग्राम, बहुत ध्यान देना। तो आप ये कहते हैं कि मेरे पास 108 Na तो प्रोटॉन मौजूद हैं, 108 करोड़ कह देता हूं मैं ऐसे, क्योंकि 1 ग्राम में 1 करोड़, तो 108 ग्राम में कितने हुए? 108 करोड़। अब एक बात समझिए कि एक H2O में 108 ग्राम, तो आपने पानी भर लिया गिलास में, वही बात जो मैं शुरू में बता रहा था। अब मान लीजिए आप देखिए H2O में 2 तो हाइड्रोजन पे प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मत गिनो, और 8 ऑक्सीजन पे प्रोटॉन है प्लस 8 ऑक्सीजन पे न्यूट्रॉन है, तो कुल मिलाकर के 18 प्रोटॉन भी तो कह सकता हूं मैं। एक H2O में कितने प्रोटॉन है? 18, और टोटल प्रोटॉन कितने हो रहे हैं? 108 करोड़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो अब मैं आपसे कहूं कि 108 ग्राम में H2O कितने होंगे, तो मैं कह सकता हूं 108 करोड़ बट्टे 18, कह सकता हूं कि नहीं? क्योंकि एक में 18 बैठे हैं, तो मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ H2O इन 100 ग्राम क्या हो जाएंगे? वो 108 गुणा Na बट्टे 18। कुछ बात समझ आई? कि जितना मास हो किसी भी गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, आप हर एक में देख लीजिए कि जितना आपके पास मास है उसके हिसाब से तो आपको मिल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और आप कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम चाह रहे हैं तो उसके मास नंबर से हम कर रहे हैं भाग। देख लीजिए यहां पर मेरे पास H2O में जो मास होता था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से हो रहा है, और टोटल मास कितना हो रहा है? 18। और देखो आप H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 AMU। तो हम 18 से कर रहे हैं भाग, और मास से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और मॉलिक्यूलर मास से कर रहे हैं या एटॉमिक मास से कर रहे हैं भाग। तो आपको क्या मिल रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्या चीज हुई? तौल के गिनना। आपने 108 ग्राम पानी तोला और आपको पता चल गया कि उसमें कितनी H2O मौजूद है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसी कंसेप्ट को मोल कंसेप्ट कहते हैं। अब आप समझ लीजिए बिना किसी फॉर्मूले के, फॉर्मूला भी हम आपको बता देंगे, फॉर्मूला क्या है? यही चीज फॉर्मूला है, नंबर ऑफ H2O, या फिर मैं कह दूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या कह सकता हूं? गिवन मास और उसके मॉलिक्यूलर मास से कर दो भाग, तो मास गिवन और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये बन गया पार्टिकल का फॉर्मूला, और ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा फिर? गिवन मास या मास गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और इनटू एवोगैड्रो नंबर बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये फॉर्मूला हो गया। अब आपसे फॉर्मूले के तौर पे ना जैसे साधारण बात समझो, मैंने आपसे कहा, यहां साइड में बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 128 ग्राम कॉपर है। क्या है? 128 ग्राम कॉपर। तो आप ये कह सकते हैं कि 128 करोड़ प्रोटॉन है। देखो
एक ग्राम में 1 करोड़ कहा, मैंने कहा 1 ग्राम में Na प्रोटॉन्स है, तो मैंने को क्या कह दिया है 1 करोड़। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 128 Na क्या है प्रोटॉन्स। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि कॉपर कितने हुए 108 ग्राम कॉपर में, कॉपर के कितने एटम हुए। तो कॉपर में का एटॉमिक वेट आता है, वो आता है 64 MU, यानी कि 64 एक में ही प्रोटॉन भरे हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है एक्चुअली वो 64, वो 63.5 है, हम 64 कह दे रहे हैं। तो लेकिन मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए तो समझा सकता हूं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है, तो मैं कह सकता हूं एक कॉपर में 64 भरे हुए हैं क्या प्रोटॉन, या 64 भरे हुए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वजन किसी काम करे। तो एक कॉपर में कितने भरे हैं 64। तो फिर इस हिसाब से कॉपर कितने हुए 128, तो क्या होगा यहाँ आपके पास प्रोटॉन्स 128 करोड़, ठीक 128 ग्राम में 128 करोड़ प्रोटॉन हो गए। तो फिर कॉपर कितने हो गए, कॉपर कितने हो गए, तो कॉपर में एक में 64 भरे, तो 64 का भाग दोगे, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कितने हुए 128 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई Na, या फिर मैं कह सकता हूं 2Na, या मैं कह सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलो समझ आया कि नहीं। क्या मैं किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का मास दे करके आपको ये गिनती पूछ सकता हूं कि उसमें कितने एटम या मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब देखो ये कहां कहां काम में आता है। अब आपको पता चल गया कि जैसे आपके पास 128 ग्राम कॉपर का एक तार है, तो इसकी मदद से आप ये बता सकते हैं कि इसमें इतने कॉपर के एटम हुए, और हर एक कॉपर में मान लो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये भी बता सकते हैं कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हुए। फ्री इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो कॉपर में फ्री चार्ज कितना है ये भी पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत जगह काम में आने वाला कंसेप्ट है, इसीलिए मैं इसको फॉर्मूले के तौर पे ना बता करके कंसेप्ट के तौर पे बना रहा हूं। और मैं एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे ही बताता हूं तो आप ढंग से और समझ जाएंगे। इसका ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो रिवाइंड करके पीछे फिर से समझ लीजिए। ये बिल्कुल देसी जुगाड़ है, इसमें कोई भी फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता रहा हूं। बिल्कुल आप ऐसे करके वजन तोल रहे होते चीनी सरसों और उनको गिनना चाह रहे होते तो भी यही करते। ये बिल्कुल वही चीज है, इसमें कोई फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर और बता। अब जैसे मान लो एक आध टाइप के क्वेश्चन और मिल जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगाना है, फ्री इलेक्ट्रॉन से चार्ज पता लगाना है, तो कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे कोई भी मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले ले रहा हूं। जैसे मैं मान लो आपसे कह देता 46 ग्राम आपके पास सोडियम है और आपको पता लगाना है टोटल चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये पता लगाना है आपको बच्चों। तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले ये देखो, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी है 281, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फ्री एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम नेगेटिव। तो ऐसे पहले मुझे ये तो पता चल जाए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ वजन दिया हुआ है, लेकिन मैं वजन की मदद से आपको बता सकता हूं कि उसमें कितने Na होंगे। कैसे बताया था मैंने कहा कि 46 ग्राम अगर आपके पास सोडियम है तो मैं ये कह सकता हूं इसमें 46 Na तो प्रोटॉन मौजूद हैं, क्योंकि 1 ग्राम में 1 Na होते हैं। तो 46 ग्राम में कितने Na हो गए 46 Na, यानी कि 1 ग्राम में 1 करोड़, तो 46 ग्राम में 46 करोड़ क्या प्रोटॉन। लेकिन एक सोडियम में देखो, सोडियम का ये है मास नंबर 23, एक सोडियम में 23 प्रोटॉन बैठे हैं। तो फिर इतने प्रोटॉन में सोडियम कितने होंगे बट्टे 23, क्योंकि एक में 23 भरते जाओ 23 भरते जाओ 23 भरते जाओ प्रोटॉन, तो टोटल कितने जोड़े बन जाएंगे डिवाइडेड बाय 23, यानी कि 2Na। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ सोडियम कितने हो गए बच्चों 2 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलो क्लियर है ये बात। और मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ है कि हर एक सोडियम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हुए, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 2 इंटू 6.023 और इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हर एक में एक है। हो गए कि नहीं हो गए। अब आप ये ध्यान रख लीजिए कि चार्ज जो मौजूद है एक इलेक्ट्रॉन पे वो इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना, इतना गुना इतना, तो ये टोटल जो चार्ज आ जाएगा बच्चों, टोटल चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना होगा इतने गुना इतना। तो मैं कह सकता हूं टोटल चार्ज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये माइनस का चार्ज है। ये वैल्यू बच्चों जो सॉल्व होके आती है उसे अप्रोक्स वैल्यू कह देते हैं 1 मोल चार्ज 96,500 कूलम, और मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आ गया टोटल क्यू।
टोटल क्यू को ऑल सॉल्व करके लिख लो 0 0 0 1 इतने कूलम। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अब ऐसे 46 ग्राम आपको मैंने सोडियम दे दिया, यार किसी और का वजन दे दिया होता, आप तुरंत पता लगा सकते थे वजन तौल करके ही उसमें कितने पार्टिकल मौजूद होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास H2SO4 है, मैंने कहा कि 98 ग्राम H2SO4 है आप पे, तो बताइए कि कितने H2SO4 के पार्टिकल होंगे 98 ग्राम में। बिल्कुल पता लगा सकते हैं। देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है 98 AMU। 98 AMU मॉलिक्यूलर वेट आपको पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 करोड़ 1 Na। तो 98 ग्राम में कितने हो गए, 98 Na प्रोटॉन। ठीक, लेकिन आपको पता लगा ना H2SO4 कितनी, तो एक H2SO4 में 98 बैठे हैं, कौन, प्रोटॉन। तो टोटल H2SO4 कितने हुए, डिवाइडेड बाई 98, यानी कि Na के बराबर H2SO4 हो गए, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। तो ऐसे आप किसी भी वजन को तौल करके गिन सकते हैं। तौल करके गिन सकते हैं मतलब आपके पास कोई भी गैस मौजूद हो और आपने पता लगा लिया इसका मास क्या है, तो उसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितने एटम्स हैं। यही कंसेप्ट मोल कंसेप्ट है। ये बहुत सारी जगह में काम में आता है कि जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ है कि केमिस्ट्री में आप कोई भी रिएक्शंस करा रहे हैं तो आप उसमें ये देखना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर आप चार्ज पार्टिकल्स चार्ज निकाल रहे हैं, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, लेकिन काम में वहाँ केमिस्ट्री में भी लगातार आपके ये आता रहेगा। ये कंसेप्ट बड़ा शानदार बनाया गया है और अगर आप इसको बिल्कुल देसी तरीके से समझेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये ढंग से देसी तरीके से समझा पाया हूँ। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।